जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। चलते हैं अब अपनी क्लास की तरफ और देखते हैं आज हमारे लिए पहला प्रश्न क्या होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, आज ये आप अपना रिवीजन क्लास समझिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और एक बार फिर से रिवीजन कर लेंगे कुछ क्वेश्चन, और यहाँ पे कुछ आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण में किया गया था, भैया कब किया गया था, तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आप बिल्कुल राइट आंसर करेंगे कि जो भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण है वो 1951 में हुआ था, है ना। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1951 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 16 अप्रैल 1853 में क्या हुआ था, रेल का प्रारंभ हुआ था। और यहाँ पे 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 भी याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें भारतीय रेलवे बोर्ड, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एशिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है भारतीय रेलवे, तो ये भी आप याद रखना। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी। दक्षिण रेलवे के मुख्यालय की स्थापना कब की गई थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, ये भी आप बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे पहले तो आप ये नोट कर लें कि भैया दक्षिण रेलवे की जो स्थापना है मुख्यालय का, वो 14 अप्रैल 1951 में हुआ था। कब हुआ था, 14 अप्रैल 1951 में हुआ था। अब इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में। कहाँ पर, चेन्नई में। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। और देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, 1951 में 5 नवंबर को उसका हुआ था मध्य रेलवे का, किसका, मध्य रेलवे का भी स्थापना वर्ष है 1951 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई इसका मुख्यालय है, ठीक है ना, मध्य रेलवे का। तो ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे 1952 में याद रखना, उसका हुआ था पूर्व रेलवे का, किसका, पूर्व रेलवे का, जिसका मुख्यालय अगर पूछा जाएगा तो बहुत ही ईजी तरीके से बता दोगे, कोलकाता में है। कहाँ पर, कोलकाता में है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है भारतीय रेलवे का मूल मंत्र निम्नलिखित में से क्या है। भैया बताओ यहाँ पे भारतीय रेलवे का मूल मंत्र निम्नलिखित में से क्या है। तो देखो ये मुझे लगता है कि भाई जब आप भारतीय रेलवे की सर्विस करने जा रहे हैं तो आपको उसके जो मूल मंत्र हैं वो भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे याद रखना भैया, सुरक्षा, संरक्षा तथा समय पालन। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखना। और यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, तो मूल मंत्र तो आपको पता रहेगा और ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है, मैं इसलिए स्पेशली ये आपसे कह रहा हूँ। और देखो एक भारतीय रेलवे का शुभांकर भी याद रखना, ठीक है ना, शुभांकर भी याद रखना। तो शुभांकर क्या है, शुभांकर भी आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखना भैया, वो है भोलू हाथी। कौन है, भोलू हाथी है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और इसे कब घोषित किया गया ये भी याद रखना, भोलू हाथी को शुभांकर के रूप में। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखना भैया, ये 24 मार्च, देखो इसीलिए पूछा जा सकता है, 24 मार्च 2023 को इसे घोषित किया गया। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है गणगौर त्यौहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का मूल त्यौहार है। कौन सा, गणगौर त्यौहार। ये मैंने पहले भी आपको एक बार बताया है और मैं आज उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, राजस्थान यहाँ पे अपना राइट आंसर लगा देंगे। तो बिल्कुल दोस्त, अगर राजस्थान आपने किया है तो सही जवाब हो गया है। और देखो पंजाब से याद रखना, लोहड़ी पूछा जा सकता है ना, कौन सा, लोहड़ी पूछा जा सकता है। तो ये आप पंजाब से याद रखना। और हरियाणा से भी है ना, हरियाणा, पंजाब। और देखो बिहार से याद रखना, बिहार से आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो बिहार से आप छठ पूजा को याद रखेंगे, है ना। छठ पूजा भी कहाँ का है, ये बिहार से संबंधित है। तो बिल्कुल ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे। तो भैया निम्नलिखित में से उस्ताद असद अली खान कौन से वाद्य यंत्र का वादन करते थे, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर है वो आपने कर दिया होगा, ऑप्शन बी रुद्रबीड़ा। क्या, रुद्रबीड़ा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आपने लगा दिया होगा। तो बिल्कुल दोस्त, और देखो यहाँ पे सितार का जनक भी आपसे पूछ लिया जाता है, सितार का जनक। तो सितार का जनक कौन था, आमिर खुसरो। कौन था, आमिर खुसरो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ।
देखिए यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः विफल रही थी। भैया कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो पूर्णतः विफल रही थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा पंचवर्षीय योजना तृतीय, है ना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये पूर्ण रूप से विफल रही थी। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसके बीच में कई ऐसे काम हुए थे जैसे कि सूखा पड़ जाना, है ना, सूखा पड़ जाना। दूसरा याद रखना, एक भैया चीन के साथ में युद्ध हुआ था, है ना, और पाकिस्तान के साथ में युद्ध हुआ था। फिर ये थी कब से कब तक, है ना, ये भी भाई इंपॉर्टेंट बनता। तो याद रखना भैया ये आपकी थी 1961 से 66 तक, है ना, और फिर 66 से लेके 69 तक, मतलब सॉरी 69, है ना, 69 तक, मतलब 3 साल का फिर योजना अवकाश घोषित कर दिया गया था, है ना। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3 साल का फिर अवकाश, योजना अवकाश रहा था। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसके तुरंत बाद और इसी योजना में क्या हुआ था, इसी में भाई चीन ने और पाकिस्तान ने हमला कर दिया था भारत के ऊपर। तो ये भी आप याद रखेंगे, इसलिए ये पूर्णतः रूप से विफल रही थी। और जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है इसका संबंध कृषि से था, द्वितीय जो थी इसका औद्योगिकरण से था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है भारतीय रेल के ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई है। भैया बताओ यहाँ पे भारतीय रेल के ब्रॉड गेज बड़ी लाइन की चौड़ाई है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे तो जो मुझे आंसर देख रहे हैं वो बिल्कुल आपके कौन सा यहाँ पे सही होगा। तो बिल्कुल कुछ दोस्त ए के साथ जा रहे हैं, कुछ बी के साथ, और मैं जाऊँगा डी के साथ कि इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो ब्रॉड गेज है उसकी जो मीटर में लंबाई होती है वो याद रखना 1.676 मीटर होती है ना। तो ये ब्रॉड गेज की मतलब बड़ी लाइन की जो चौड़ाई होती है वो आप याद रखना। और अगर फुट में दे देगा तो फुट में भी याद रखना भैया 5 फुट 6 इंच, है ना, 5 फुट 6 इंच होती है। तो ये भी ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो इसके बाद आपका आता है स्टैंडर्ड गेज। कौन सा स्टैंडर्ड गेज आता है। तो स्टैंडर्ड गेज भी आपको ध्यान में रखना है कि स्टैंडर्ड गेज जो होता है उसकी चौड़ाई आपसे पूछी जा सकती है। तो वो वैसे तो अगर मीटर में बात करेंगे तो मीटर में 1.435 मीटर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी में जो दे रखा है ये आपको वो स्टैंडर्ड गेज की चौड़ाई हो जाएगी। अगर आपसे उसमें पूछ लेगा, फिट में पूछ लेगा, तो आपका हो जाएगा 4 फुट और 8 सही 1/2 इंच, ठीक है ना। ऐसे आप याद रखना। और मीटर गेज जो है वो सीधा 1 मीटर का होता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सबसे छोटा होता है मीटर गेज। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके बाद अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो यहाँ पे जो आपसे पूछा जा रहा है ये देखो, पहले तो याद रखना कि भैया ये 2024 के करंट से संबंधित है ना। और पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया है ना। तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मनाया गया है 23 अगस्त 2024 को, ठीक है ना। ये आप याद रखना, क्योंकि भैया 23 अगस्त 2023 को जो चंद्रयान 3 गया था वो सफल लैंडिंग कर गया था, है ना। कब, 23 अगस्त को। तो इसलिए याद रखना कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस जो है अब वो 23 अगस्त को मनाया गया है। तो ये आप याद रखेंगे, आपसे पेपर के अंदर दोस्त पूछा जा सकता है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है कि किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दिया गया है। तो भैया किस अनुच्छेद में लोक नियोजन के लिए के विषय में, ठीक है ना, के विषय में अवसर की समानता दिया गया है। तो अवसर की समानता कौन से अनुच्छेद में है, बस इतना सा आपको बताना है। तो याद रखना भैया यहाँ पे बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर आप तुरंत लगाएंगे ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, है ना। ये सब मैंने आपको पहले रटवा रखे हैं, है ना। और यहाँ पे याद रखना 17 में आपका वो आ जाता है अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित है ना, अस्पष्टता उन्मूलन से संबंधित है। और 18 में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत आ जाता है ना। उपाधियों के अंत से संबंधित अनुच्छेद जो है वो आपका अनुच्छेद 18 हो जाएगा। और 14 जो अनुच्छेद है ये भी याद रखना, विधि के समक्ष समानता का अवसर, है ना, विधि के समक्ष समानता का अवसर। तो ये भी याद रखना। और यहाँ पे आपसे अनुच्छेद 19 भी पूछा जा सकता है, जो कि आप ऐसे बोल सकते हैं जो पत्रकार लोग होते हैं, है ना, उनको बोलने की स्वतंत्रता जो होती है, भीड़ को
इकट्ठा होने की स्वतंत्रता, ये आपके अनुच्छेद 19 में आ जाता है, ठीक है ना, बोलने की स्वतंत्रता से लेके। तो ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। और यहाँ पे देखो दिया गया है, कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है, कौन सा देश है जो सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो यहाँ पे आ चुका होगा। और यहाँ पे बिल्कुल दोस्त आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन करता है भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और देखो चीन जो है ये वो करता है क्या, टिन सबसे ज़्यादा है ना, टिन में पहले नंबर पे है। और जो हमारा अपना भारत है वो याद रखना भैया, एक तो आपका दुग्ध में पूछा जाएगा, दूध उत्पादन में तो सबसे आगे है भारत, अभ्रक उत्पादन में सबसे आगे है भारत, है ना, और आपके मसाले उत्पादन में सबसे आगे है भारत, और मसाले के साथ में आपके चावल उत्पादन में सबसे आगे है भारत। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे भाई। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखिए यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से भूगोल का पिता किसे कहा जाता है भैया, भूगोल का पिता यहाँ पे आपको बताना है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं ये प्रश्न क्यों मैंने आपको फिर से एक बार बताया है कि कई बार हम यहाँ पे हिकेटियस को टिक कर देते हैं, लेकिन हमारा जवाब जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इरेटोस्थनीज जो है, इरेटोस्थनीज ऑप्शन बी वो हो जाएंगे हमारे बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि अगर आपसे पूछा जाए कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने करा था, है ना, किसने सर्वप्रथम ये भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, वो भी इन्होंने ही किया था, इरेटोस्थनीज ने। और पृथ्वी की परिधि का सही मापन जो है पृथ्वी की परिधि का, वो भी इन्होंने ही करा था, तो ये भी आप याद रखना। और अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोल माना था, है ना, ये आप याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से बलित या मोड़दार पर्वत नहीं है, निम्नलिखित में से बलित या मोड़दार जो पर्वत है वो नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है, तो आप क्या बताएंगे। वो आपका यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, ऑप्शन डी सतपुड़ा। क्या हो जाएगा, सतपुड़ा आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये ब्लैक पर्वत की श्रेणी में आता है। कौन सा, ब्लैक पर्वत की श्रेणी में आ जाता है, तो ये याद रखना। आपका हिमालय हो गया, एंडीज हो गया, एटलस हो गया, और उसके साथ में वो अल्पास, कौन सा, अल्पास, तो अल्पास जो है वो भी आपको याद रखना है, ये आपकी जो है बलित पर्वत या फिर मोड़दार पर्वत में आते हैं, ठीक है ना, तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, किस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो भैया नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा, यहाँ पे टिक होना चाहिए था, तो याद रखना हवाई अड्डा का दर्जा प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है, तो वो कौन सा बन गया है और ये कहाँ पर स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आ जाएगा। और ये भैया जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ पर स्थापित है, तो याद रखना भैया ये दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पर, दिल्ली में है। और देखो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपसे पूछा जा सकता है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर स्थित है, क्योंकि अभी निर्माण हो रहा था इसका, और अब ये आपसे पेपर के अंदर पूछा भी जा सकता है। तो याद रखना भैया ये उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पड़ता है। कहाँ पर, अयोध्या में। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है, तो याद रखना सरयू नदी के किनारे पड़ती है ना। नेताजी सुभाष चंद्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ दिया है, सभी मौसम संबंधित घटनाएं किस मंडल में होती हैं। ये प्रश्न कई बार हम लोग रिपीट कर चुके हैं, और मेरे दोस्त इसका आंसर जो है बिल्कुल रट पड़े हैं कि भैया ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल, है ना। कौन सी, क्षोभ मंडल सबसे निचली परत, तो ये भी याद रखेंगे। और समताप मंडल में वायुयान उड़ा करते हैं, है ना, तो ये भी याद रखना। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से बगदाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है। भैया क्या, बगदाद जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन बी टिग्रिस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टिग्रिस नदी, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था, आपका आंसर जो है वो सही हो गया। अब यहाँ पे सीन नदी के किनारे मैंने आपको शायद कल ही बताया था, है ना। सीन नदी के किनारे कौन सा स्थित है, तो वो है पेरिस। कौन सा है,
पेरिस शहर स्थित है? तो ये आप याद रखना। डार्लिंग नदी के किनारे भी मैंने आपको बताया था कि भैया सिडनी है ना, ऐसे मैंने बताया था ना, सिडनी है, जो कि ये कहाँ पड़ती है, ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है सिडनी, है ना। तो ये भी आप याद रखना। अब ब्रह्मपुत्र के किनारे आपसे पूछा जा सकता है, वो है गुवाहाटी, है ना, गुवाहाटी है, तो ये भी आप याद रखना। और मूसी के किनारे तो हैदराबाद बिल्कुल रटा पड़ा है। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? बताओ, नील नदी की देन किसे कहा जाता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका जवाब आएगा वो ऑप्शन डी आएगा, मिस्र को, है ना। किसे कहते हैं? मिस्र को कहा जाता है नील नदी की देन, तो ये आप याद रखेंगे। और जो क्यूबा है, इससे याद रखना, पूछा जा सकता है चीनी का कटोरा, है ना। किसे? चीनी का कटोरा। और बताओ भारत में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, किस राज्य को कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और यहाँ पे याद रखना भैया, जो तुर्की है, तुर्की को क्या कहते हो? यूरोप का मरीज। क्या कहते हो? यूरोप का मरीज। तो ये भी आप याद रखना। जापान को भैया क्या कहते हो? तो जापान को याद रखना सूर्योदय का देश। क्या कहते हैं? सूर्योदय का देश। तो ये भी आपको याद में रखना है। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था, मैंने यहाँ पे जो भी आपको बताया आपने बेटा नोट करा होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। और आप भी अपने भाई को अगर पहली बार क्लास को ज्वाइन किया है तो लाइक वाला बटन दोस्त जरूर दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी सबसे पहले आपको मिले। पूछा गया है कि भारतीय रेल के संकेत 2 पीला सिग्नल का मतलब क्या है? भैया जो संकेत होता है ना भारतीय रेल में, देखा हो, एक पीला सिग्नल, रेड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना भैया, 2 पीला सिग्नल का मतलब होता है ध्यान से। ऑप्शन बी यहाँ पे ध्यान से। ध्यान से देखो, इसका मतलब होता है कि अभी ट्रेन जो है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन जो अगला सिग्नल है वो चेतावनी हो सकता है, वो चेतावनी हो सकता है ना। तो मतलब कि ध्यान से आगे बढ़ना है। तो ये आप याद रखना। लाइन साफ है मतलब कि आपका हरा सिग्नल हो गया, है ना। सावधान का मतलब है एक पीला सिग्नल। क्या? एक पीला सिग्नल। तो ये याद रखना, ये किस लिए होता है? ये सावधान करने के लिए। और जो खतरा है वो तो सभी को पता है भैया, लाल झंडी खतरा, है ना। यहाँ पे दिया है, भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? बताओ भैया, भारत में सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो कौन सी है? अभी तक हम लोग क्या करते थे, इसका जवाब अभी तक क्या, हम लोगों ने पीर पंजाल को ही टिक करा, है ना। अगर कहीं आपको मान लो T5 दे दिया गया तो आप क्या करेंगे, है ना, ऑप्शन में। तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ नोट करी है, देखो यहाँ पे देखो, T50 जो है वो भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। यह सुरंग जम्मू कश्मीर के उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक के खरी खुम्बर खंड में स्थित है। इसकी लंबाई 12.77 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20 फरवरी 2024 को इस सुरंग का उद्घाटन किया था। तो अब आप यहाँ पे एक चीज़ बताओ, आप क्या लगाएंगे राइट आंसर? अगर देखो पीर पंजाल जो है उसकी लंबाई आपको पता ही होगी भैया, 11.225 किलोमीटर, है ना, मतलब 11 किलोमीटर 225 मीटर, ठीक है ना। अब इसकी लंबाई देखो 12.77 किलोमीटर है, तो ये उससे बड़ी हुई ना। तो यहाँ पे आपका अगर ऑप्शन में T50 दिया है तो आप T50 को टिक करेंगे, और अगर T50 नहीं पीर पंजाल दिया है तो आप पीर पंजाल को टिक कर देना, ठीक है ना। अब यहाँ पे दोनों मैंने आपके डाउट, जो जैसे कल आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बोला था, तो वो डाउट ऐसे आपका नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ स्थित है, मैंने ये भी आपको एक बार बताया था, वो याद रखना मुगल सराय में, है ना। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है क्या मुगल सराय? कमेंट बॉक्स में बताइए। और चलते हैं इसके साथ में, स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित आदिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो भैया बताओ, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित आदिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? ये भी देखो आपका अभी जो ओलंपिक हुआ, पैरा ओलंपिक हुआ, उससे संबंधित प्रश्न है और पूछा भी जा सकता है, क्योंकि भैया मेडल जीत के लाए हैं और वो भी आपका गोल्ड मेडल जीते हैं। तो याद रखना भैया, जेवलिन थ्रो, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने पता कितना फेंका था, जो जेवलिन थ्रो है इनका वाला, वो कितना गया था? तो याद रखना भैया 70.59 मीटर, है ना, इतना फेंका था। और इन्होंने इससे पहले जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें कितना फेंका था? तो उसमें याद रखना इन्होंने फेंका था 68.55 मीटर,
है ना। तो ये आप याद रखना। अब यहाँ पे इन्होंने नया ये अपना रिकॉर्ड बना दिया है ना, तो ये आप याद रखेंगे। और कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास के जरमत हो तो सुधार और रस्सी आवत जावत से सिलपट पर निशान। कहने का मतलब जब आप प्रयास करते रहेंगे, इन्होंने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, तो आप समझ सकते हैं यहाँ से कि प्रयास में वो ताकत होती है जहाँ आप अपना ही भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, दूसरे की तो बात छोड़िए, है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल, और यहाँ पे देखो दिया है कि नोबेल म्यूजियम विश्व में कहाँ स्थित है। भैया बताओ नोबेल म्यूजियम जो है वो विश्व में कहाँ स्थित है, तो आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि आपका जो राइट आंसर आएगा वो क्या होगा, ऑप्शन डी। क्या होगा, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। क्योंकि देखो ये ना, ये है स्टॉकहोम में, कहाँ पर, स्टॉकहोम में है। तो ये आप यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्टॉकहोम में है। ये पता कहाँ पर, ये स्वीडन में पड़ता है। कहाँ पर, स्वीडन में पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और बिल्कुल दोस्त, और यहाँ पे चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ दिया है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है। बताओ विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक निम्न में से क्या है। तो भैया यहाँ पे आप क्या बताएंगे, देखो किसकी बात कर रहे हैं, WWF, है ना। तो बताओ भैया यहाँ पे विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक निम्नलिखित में से क्या है। तो ये WWF आप कुश्ती वाला मत समझ लेना भैया। यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो याद रखना, विशालकाय पांडा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। विश्व वन्यजीव कोष की बात कर रहे हैं, हो जाएगा। और इसका जो गठन है वो गठन कब हुआ था, तो ये भी आप याद रखना, इसका गठन हुआ था 1961 में। कब हुआ था, 1961 में। और देखो 1961 से एक चीज़ आपको हमेशा याद आती होगी कि पुर्तगालियों से गोवा को आज़ाद कराया था, है ना, कब, 1961 में। तो ये बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब यहाँ पे दिया है मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। बताओ भैया मधुमलाई वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना भैया, आपका जो राइट आंसर है इनमें से वो हो जाएगा ऑप्शन सी तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तमिलनाडु। या फिर आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर आपको तमिलनाडु। तो आप बिल्कुल भयभीत नहीं होंगे, अपना राइट आंसर करके आएंगे। और देखो झारखंड में याद रखना, अगर झारखंड किया था तो वहाँ पे आपका वो है बेतला राष्ट्रीय पार्क। कौन सा, वेतला राष्ट्रीय पार्क है। तो ये आप याद रखेंगे, ये पलामू में पड़ता है ना, पलामू में पड़ता है। तो ये आप याद रखना। और देखो यहाँ पे भरतपुर में आपका वो है केवलादेव पक्षी विहार, है ना। कौन सा, केवलादेव पक्षी विहार। तो ये भी आप याद रखना, भरतपुर मतलब राजस्थान। तो बिल्कुल दोस्त ये भी आपको याद रखना है, नोट कर लेना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान क्या है। ये आज आपका HW है। ये कल की क्लास को जिसने भी देखा होगा वो इसका आंसर करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेगा, क्योंकि ये ना हम लोग कर चुके हैं क्वेश्चन को, है ना। तो बिल्कुल दोस्त इसका आप राइट आंसर करेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। देखिए यहाँ दिया है आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है, किस विधि द्वारा किया जा सकता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो भैया यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन सी ऊर्ध्वापातन विधि आ जाएगा, जो कि यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्त हो गया है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। तो भैया बताओ पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। ये भी देखो आपका पैरा ओलंपिक से संबंधित, मतलब कि इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, इन्होंने जो जीता है वो रजत पदक। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त इसके साथ में आप अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है कि भारतीय रेल परिवहन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है। आज रेलवे से संबंधित कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे आप बताइए भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए लखनऊ होना चाहिए, है ना। कहाँ पर, लखनऊ होना चाहिए। इसकी स्थापना जो है वो 2003 में हुई थी। भैया रेल परिवहन प्रबंध संस्थान की जो स्थापना है वो 2003 में लखनऊ में हुई थी। तो ये आप याद रखेंगे।
और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, आपका जो बेंगलुरु है ना, बेंगलुरु में बचाव और चिकित्सा राहत संस्थान है ना, तो ये भी याद रखना, इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है निम्न में से वल का एसआई मात्रक क्या है। बताओ भैया, निम्न में से वल का एसआई मात्रक क्या है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था कि जो आपका राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए न्यूटन। क्या आएगा? ऑप्शन ए न्यूटन यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा। और बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया है। जूल जो है, जूल याद रखना, आपसे पूछा जा सकता है कार्य का मात्रक या फिर ऊर्जा का मात्रक, है ना, कार्य का मात्रक या फिर भैया ऊर्जा का मात्रक, तो आप बता देंगे जूल होता है। और देखो यहाँ पे जो वोल्ट दे रखा है ये विद्युत विभवांतर का होता है। किसका? विभवांतर। तो ये भी आप याद रखेंगे। और आवर्ती का क्या होता है बताओ भैया? आवर्ती का होता है हर्ट्ज, है ना। और यहाँ पे विद्युत आवेश का, हाँ देखो मुझे याद आ गया, विद्युत आवेश का जो है वो कूलाम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ऑप्शन जो आपका यहाँ पे राइट है वो ऑप्शन ए है न्यूटन, जो कि बल का ऐसा ही मात्रक हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। दाब बढ़ने पर पदार्थ का गलनांक जाता है। क्या आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे? कल जो क्लास है वो 100 क्वेश्चनों की करवा दी जाए, बताइए आप। क्योंकि बस क्या होगा, थोड़ा सा डिटेल नहीं होगा, है ना। उसमें नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है, नए क्वेश्चन भी दे दूंगा मैं। अगर आप लोग कहोगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं आपको क्लास दे दूंगा, ठीक है ना, 100 क्वेश्चनों की। और यहाँ पे याद रखना भैया, दाब बढ़ने पर पदार्थ का जो गलनांक है वो क्या हो जाता है, तो वो भैया बढ़ जाता है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे याद रखना, जो अगर बर्फ़ का पूछा जाएगा, अगर बर्फ़ का पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे? तो बर्फ़ का जो गलनांक है वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। तो ये भी आप याद रखना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से वायुयान का आविष्कार किसने किया था? आविष्कारक नहीं, माफी चाहते हैं, आविष्कार किसने किया था या आविष्कारक कौन था? तो वायुयान का तो बहुत ही इजी है, सभी दोस्तों को बिल्कुल रट्टे पड़े हैं भैया, राइट बंधुओं या राइट ब्रदर्स, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। गैलीलियो से तो बिल्कुल टेलीस्कोप, है ना, टेलीस्कोप आपको रटा पड़ा है। ग्राहम बेल से बताओ, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? एक तो देखो इन्होंने टेलीफोन का करा था, है ना, टेलीफोन का करा था, और दूसरा माइक्रोफोन का करा था। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे, आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। और चलते हैं दोस्तों इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से ऊंचाई का मापन यंत्र कौन सा है। यहाँ पे आपको बताना है कि ऊंचाई का मापक यंत्र कौन सा है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो इसका जवाब ना थोड़ा सोच समझ के बिल्कुल राइट आंसर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं ऑप्शन ए के साथ जाऊँगा, अल्टीमीटर, है ना, अल्टीमीटर। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका अल्टीमीटर सही जवाब हो जाएगा। और जो एनीमोमीटर होता है ना, एनीमोमीटर याद रखना, ये वायु के बल तथा गति को मापता है, ठीक है ना, वायु का बल तथा गति की मात्रा को मापता है। तो ये आप याद रखेंगे, एनीमोमीटर। और आइडियोमीटर जो है ये क्या करता है? ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है, ये ध्वनि की तीव्रता को मापता है। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और स्क्रीनशॉट ले लेना, देखो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। नीला थोथा का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? बताओ भैया, नीला थोथा का रासायनिक नाम निम्न में से क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद भी कर रहा था कि ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट आप टिक करेंगे, है ना, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट आप यहाँ पे टिक करेंगे। इसका ऐसे अपना सोडियम क्लोराइड जो है ये नमक का होता है ना, किसका नाम होता है? नमक का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, सोडियम क्लोराइड। और देखो ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है ये भी याद रखना भैया, ये भारी जल का होता है। किसका? भारी जल का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और देखो दोस्त, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार प्लीज़, आप लोगों का इतना अच्छा सपोर्ट है कि 20K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, और ये आप लोगों की सपोर्ट से हुए हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्लास को शेयर किया अपने दोस्तों के साथ। ये था कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर चली ट्रेन, यह ब्रिज किस नदी पर बनाया है ना, पर चली ट्रेन, यह ब्रिज किस नदी पर बना है? तो बिल्कुल यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा एरर हो गया था, और क्वेश्चन बिल्कुल सही लिखा है कि दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज पर चली ट्रेन, यह ब्रिज किस नदी पर बना है? तो भैया ये पहले तो बताओ, ये ब्रिज जो है ये कहाँ बना हुआ है ना। तो आप क्या बताओगे? भैया ये भारत में है। भारत में है तो कौन सी नदी पर है? तो याद रखना भैया, ये चिनाब नदी पर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचाई कितनी है? तो याद रखना
359 मीटर ऊंचा है। कितना? 359 मीटर ऊंचा है ये ब्रिज। तो ये भी आप ध्यान में और रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति की खोजकर्ता कौन है? बताओ भैया, निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पे की जगह कौन, मतलब भित्ति के होना चाहिए था, की नहीं होना चाहिए था। तो बताओ निम्नलिखित में से कोशिका भित्ति के खोजकर्ता कौन है? अब प्रश्न बिल्कुल सही लिखा है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने कब इसकी खोज करी थी? तो वो भी याद रखना 1665 में करी थी। कब करी थी? 1665 में इसकी खोज करी थी। तो बिल्कुल याद रखना। क्रिश्चियन डी ड्यूब है जो, वो आप याद रखना, इन्होंने लाइसोसोम की करी थी। किसकी? लाइसोसोम। और फंक तो आपको विटामिन पता ही होगा। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? बताओ, निम्नलिखित में से विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो बिल्कुल मैं यहाँ पे उम्मीद कर रहा था ऑप्शन सी टोकोफेरॉल आपका हो जाएगा राइट आंसर। क्या हो जाएगा? टोकोफेरॉल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे याद रखना, रेटिनॉल जो है ये कौन से विटामिन का रासायनिक नाम है? तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। कैल्सीफेरॉल जो है ये कौन से विटामिन का नाम है? तो याद रखना विटामिन डी का नाम है। और विटामिन बी बनकर क्या नाम है? तो वो भी आप याद रखना भैया, थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। तो ये भी आप नोट कर लेना, ठीक है ना। विटामिन सी का बताओ तो याद रखना भैया, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। तो ये भी आप क्या करेंगे? नोट कर लेंगे। तो बिल्कुल देखो, विटामिन के रासायनिक नाम भी यार आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखो कहते हैं ना कि दोस्त, मिसाल कायम करने के लिए अपना रास्ता आपको स्वयं बनाना होता है ना। अगर आप चाहते हैं कि आप एक मिसाल कायम करें, आप चाहते हैं कि आप उन लोगों के बीच में कभी आपको शर्मिंदा ना होना पड़े जो कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, और वो एक दिन आपके आगे खड़े हों, सामने खड़े हों और नतमस्तक हों कि हाँ आपने कर दिखाया, है ना। तो उनके लिए आपको अपना एक मिसाल कायम करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना पड़ेगा, है ना। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और देखो यहाँ पे दिया है कि खाना पकाने का तेल जो है वो वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदल जाता है? तो आप क्या बताएंगे? तो बिल्कुल यहाँ पे मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका हाइड्रोजनीकरण, ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बिल्कुल दोस्तों, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है G20 विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 में किस शहर में आयोजित हुई थी? तो बताओ भैया, G20 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है वो 2023 में किस शहर में आयोजित हुई थी? तो भैया ये याद रखना, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कहाँ? नई दिल्ली, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है मिशन चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? देखो, चंद्रयान से भी आज मैंने आपको बताऊं, जो चंद्रयान 3 था उससे संबंधित प्रश्न आपको अभी पहले भी मैंने इसी क्लास में कराया है, और एक बार फिर से आपसे पूछ लिया गया है। तो याद रखना, रोवर का नाम प्रज्ञान था। क्या था? प्रज्ञान था। ये कब लॉन्च हुआ था? देखो ये बात हमने नहीं, कब ये सफल लैंडिंग हुई थी इसकी बात करी थी, लेकिन ये लॉन्च कब हुआ था तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपका जवाब आना चाहिए भैया, 14 जुलाई 2023 को ये लॉन्च हुआ था। कब? 14 जुलाई 2023 को हुआ था ये लॉन्च। ये भैया किस रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया था? तो मैंने उस दिन आपको बताया था SLV, है ना। तो यहाँ पे जी याद रखना, GSLV, ठीक है ना। PSLV, GSLV, और ये GSLV-1 था रॉकेट जिससे इसे लॉन्च किया गया था। और ये कब सफल लैंडिंग हो गई थी ये आप अभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया था, है ना। तो बिल्कुल, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न में। साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बताओ भैया, साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये प्रश्न तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भैया 2025 मतलब करंट, है ना। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो याद रखना, ये होगा लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड, जो कि इंग्लैंड में पड़ता है। कहाँ पर? इंग्लैंड। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है।
तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है इसरो की स्थापना कब की गई थी। इसरो की स्थापना यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे। तो ये तो भैया बहुत ही ईजी है कि 15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो यहाँ पे 69 दिया है, हाँ ऑप्शन सी में दिया है। तो याद रखना भैया 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और ये स्थापना कहाँ, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय भी आप याद रखना भैया, ये है आपका बेंगलुरु में। कहाँ पर है, बेंगलुरु में। इसरो के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, तो याद रखना भैया एस सोमनाथ है ना, एस सोमनाथ है। तो ये बिल्कुल आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है पीएम मित्र योजना के अंतर्गत किन 2 जिलों में टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ हुआ है। तो बताओ भैया पीएम मित्र योजना के अंतर्गत किन 2 जिलों में टेक्सटाइल पार्क का शुभारंभ हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे। तो बिल्कुल मैं उम्मीद कर रहा था कि आपका जो राइट आंसर आएगा। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये योजनाएं आपको मैं रोज इसीलिए 1-2 बताता हूँ कि पेपर में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे याद रखना भैया लखनऊ और हरदोई, है ना। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों आपका राइट आंसर हो जाएंगे। और देखो मैं दोस्त, मैं आपको बता दूं, आज आप लोगों ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्त आज को क्लास ना मैं 40 क्वेश्चन पे ही थोड़ा रुकूंगा ना। और मिलते हैं दोस्त कल 50 क्वेश्चनों के साथ में या फिर 100 क्वेश्चनों के साथ में। ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, उस आधार पे तय होगा। और अगर आप 100 क्वेश्चनों के लिए नहीं भी कहेंगे तो आपको 50 क्वेश्चन डिटेल के साथ में कल आपको नए क्वेश्चनों के साथ में मिलूंगा। तो बिल्कुल दोस्त, मिलते हैं कल नए क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।